बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त तो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी भी काफी तेज गर्मा गई है। वहीं पीएम मोदी ने कल यानी कि 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून भी लागू कर दिया है, जिसके बाद हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए लागू होने को लेकर के कहा है कि केंद्र सरकार ने कल सीएए लागू किया। मुझे संदेह है कि इनके द्वारा लाया गया कानून वैध भी है या फिर नहीं, इससे लेकर के केंद्र सरकार की स्पष्टता भी नहीं है। वहीं 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था, जिसके बाद कई लोगों ने आत्महत्या की थी। मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दरखास्त करेंगे तो क्या इन्हें नागरिकता मिलेगी और उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, उनकी संपत्ति का क्या होगा? इससे आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। यह अधिकार छीनने का खेल कर रही है बीजेपी। वहीं सीएए पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि ये जो 10 साल से सरकार है वो जुमलेबाज सरकार है। अब ये स्पष्ट हो चुका है, जिस तरह से इन लोगों ने हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश की थी, उसी आधार पर इन्होंने धर्म की राजनीति की, लेकिन ना हिंदू को और ना ही मुस्लिम को कुछ दे पाए। और अब हर जगह उनकी यानी कि बीजेपी का हार तय हो चुकी है। 400 के पार की घोषणाएं भी जुमला है और ऐसी परिस्थितियां हैं कि ये 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। ये लोग जो समान नागरिक कानून लाने की बात कर रहे थे, उसकी लीपापोती की जाने की कोशिश भी की जा रही है। কাজে লাগবে যে রুলসটা কালকে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে। কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল ভাওতা। ইলেকশনের আগে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা 19 সালেও করেছিল। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। আজকে যে বিজেপির নেতারা বলছেন ক্যা করে দিলাম, অধিকার দিয়ে দিলাম, এবার আমি আপনাদের কাছে কয়েকটা কোয়েশ্চেন করছি। তার মানে এখন যাদের দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে, তার মানে তারা যেই দরখাস্ত করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও আপনারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন। তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে, আপনাদের চাকরি বাকরি কি হবে, আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা কি হবে, সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এটা অধিকার কারার খেলা। যখন আমরা লুডো খেলি দেখেন তো, আমরা ছক্কা মারলে গুটি খোলে। এটা হচ্ছে বিজেপির লুডো খেলার ছক্কা। রাজনীতির আগে ভাবছে আমি করলাম ছক্কা, অ্যাকচুয়াল কিন্তু ওটা হচ্ছে পুট, অর্থাৎ শূন্য। নিট রেজাল্ট হচ্ছে 0। শুধু তাই নয়, আপনারা যেই দরখাস্ত করবেন আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় 1000 বার, আমরা মানছি না, আমরা মানব না। একটা মানুষ যদি অধিকার পায় আমি খুশি হব, কিন্তু একটা মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাকে শেল্টার দেব। বাংলা থেকে বিতাড়িত কাউকে আমি করতে দেব না। देखो, ये 10 साल से ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। जिस तरह से इन लोगों ने हिंदू और मुस्लिमों में जो लड़ाई लड़ाने की कोशिश की थी, उसी आधार पर, धर्म के आधार पर इन लोगों ने राजनीति खेली, लेकिन आखिरी ना हिंदू को कुछ दे सके, ना मुस्लिम को कुछ ना दे सके। और हर जगह
अब उनकी हार तय हो चुकी है। मुझे एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिले थे, उन्होंने कहा कि 150 के पार भी मोदी सरकार नहीं जा सकती क्योंकि लोगों में गुस्सा है। और इसलिए मैंने देखा कि आज जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनको भी चुनाव में लड़ा रहे हो, जहां बीजू जनता दल से उन्हें इनको झटका दे दिया तो उसको मनाने में लगे हुए हैं। तो ये जो घोषणाएं हैं 400 के पार, अभी इनकी घोषणाएं हैं वो भी जुमला है, ये 150 के भी पार नहीं होंगे, ऐसी परिस्थितियां है। और हर राज्यों में आपने देखा कि हर राज्यों में दूसरे दल के लोगों को तोड़कर अपने दल में लाकर उनको टिकट देने का ये लोग जो काम कर रहे हैं, अगर इनका 10 साल में बहुत सारा काम रहता तो इनको किसी दल के लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनकी आज परिस्थितियां ऐसी कि ये सत्ता के बाहर जाना तय हो चुका है। और ऐसे समय में जो समान नागरिक कानून की बात ये लोग बार बार कर रहे थे, उसकी लिपापोती करने की कोशिश की है। ये कानून तो पहले भी देश में था, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ उन लोगों ने मुस्लिमों के लिए वहां से उनको हटा दिया है। तो इससे दुनिया भर के जो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और एक देश है जो अफगानिस्तान हो, ऐसे देशों से कितने लोग जो हिंदू विचारधारा के वो कितने आएंगे वो भी एक बात है। लेकिन देश के लिए क्या हुआ, देश की जनता के लिए क्या किया, हिंदू के लिए क्या किया, मुस्लिमों के लिए क्या किया, इसका जवाब इनके पास नहीं है। और सब जगह ये फेल हो चुके हैं। और इसलिए ये लिपापोती करने का एक जुमला नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। কাজে লাগবে। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कौशाम्बी के कार्यकर्ताओं ने मंझनपुर चौराहे पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। काशी प्रांत निजी विश्वविद्यालय कार्य संयोजक ऋषभ द्विवेदी और तहसील संयोजक शिवांशु शुक्ला ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ममता सरकार द्वारा संरक्षित तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा स्थानीय महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण के विरोध घृणित अपराध करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर के विद्यार्थी परिषद देशव्यापी आंदोलन कर रही है, जिसके सापेक्ष पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध मार्च निकालकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन ममता सरकार द्वारा पोषित पुलिस प्रशासन भी घृणित कार्य पर उतर आई और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर निर्दयतापूर्ण लाठीचार्ज कर जबरन अभिभावित और इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क शुल्क और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुब्रत और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके लेकर गई है। देखिए विरोध प्रदर्शन की ये कुछ खास तस्वीरें। रुक करते हैं सबसे जरूरी और तीसरी खबर की ओर, जहां चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके लिए देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी सियासी गर्मियां तेज हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। ऐसे में एक बार फिर यूपी फतेह करने के लिए सभी पार्टियां जी जान लगा रही हैं। सभी दल जनता को रुझाने में लगे हुए हैं। वहीं आज केकेडी की टीम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा से लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की तैयारियों को लेकर बातचीत भी की है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है आशुतोष वर्मा जी। पेशे से ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जो समय समय पर अपनी मुद्दों पर बातें रखते हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर समाज सेवा का भी भावना है। इन्होंने अपने हॉस्पिटल के तहत कई ऐसी चीज़ें की हैं, गरीबों की मदद की हैं और जो समाज सेवा की भावना रही है उसे हमेशा न्यौछावर किया है लोगों पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट और राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के आशुतोष वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है केकेडी न्यूज़ में आपका। ये बताइए कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन राजनीति में कैसे आना हुआ? ऐसा कहा जाता है कि सपा के विचारधारा से आप काफ़ी प्रभावित हुए थे और जिसके चलते आपने 2018 में पार्टी ज्वाइन की थी।
राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप जी। ये बात बिल्कुल सही है और सबसे पहले आपकी तरफ से KK न्यूज़ को धन्यवाद जो आपने उनको समय दिया। देखिए, राजनीति में आना कोई प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि लगातार हम लोग सामाजिक रहे हैं, मेरे पिताजी काफ़ी सामाजिक रहे हैं, तो राजनीति में रुचि तो बचपन से ही थी। स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, मेडिकल कॉलेज के लेवल पे भी समाज के लिए कुछ करने की चाह रहती थी और मेरे पिताजी भी ये सब कहा करते थे। तो अचानक कुछ मुद्दों को लेके अखिलेश जी से मुलाकात हुई और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उनके विज़न को लेके। बहुत क्रिस्टल क्लियर डेवलपमेंट के विज़न थे। तो जब हमने भी कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि बाहर बैठ के एडवाइस करना बहुत ईजी होता है, अगर है तो आओ हमारे साथ में काम करो। और मुझे लगता था वो ब्रेक थ्रू था, टर्निंग पॉइंट था। अखिलेश जी का मुझ पर भरोसा किया, मैंने उनके नेतृत्व में अपने सभी लोगों के साथ में पार्टी ज्वाइन करी और जल्दी ही उन्होंने को लगा कि हाँ कुछ है इसमें, तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि पार्टी के चीज़ों को मीडिया के माध्यम से आगे भी बढ़ाया जाए, तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का दर्जा दिया। जैसे कि आपने बोला कि कॉलेज के टाइम से ही आपका पॉलिटिक्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। पहला ब्रेक थ्रू पॉइंट आपने बताया, मीटिंग कैसी रही और किस तरीके से अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात रही पहली बार में? नहीं, देखिए कोई प्लान मीटिंग नहीं थी, ये एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक शादी में मीटिंग हुई थी। एक फंक्शन था, शादी था या कुछ पुरानी बात है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी और एक बहुत फॉर्मल वे में बातें हो रही, जैसे हर आदमी किसी लीडर से मिलता है तो अपनी बात रखता है। तो किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये भी सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव हैं, तो उसी तरह एक फॉर्मल बात हुई और बात को ऐसी जब वो बढ़ी तो जो चीज़ें, जब दो आदमी का कनेक्शन होता है तो क्लिक बन ही जाती है। तो मुझे लगता था शायद वो क्लिक थी और वो शायद ऊपर वाले को मंजूर था। मुझे काफ़ी डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे लगते थे, क्योंकि वो समय था जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था और 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और जिस शहर में हम लोग रहते हैं, लखनऊ में, खासकर राजधानी में, मैंने इस लखनऊ को बदलते हुए देखा है अपनी आंखों से। मैंने देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या थी उसको मेट्रो में किसी व्यक्ति ने 2 साल के अंदर बदल दिया। मैंने देखा लखनऊ से दिल्ली का रास्ता आज जो हम चुटकियों में गुजर जाता है, पहले सोचना पड़ता था दिल्ली कैसे जाएं, ऐसा हाईटेक एक्सप्रेसवे दे दिया। मैंने देखा कि अमूल का बड़ा प्लांट आ गया, मैंने देखा HCL आ गया, मैंने देखा कैंसर इंस्टीट्यूट आ गया, मैंने देखा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनने लगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक व्यक्ति जब सोचता है तो उसका विजन लंबा होता है, और शायद मैं उससे प्रभावित भी था। और मुझे लगता है कि शायद वही सब चीज़ फैक्टर्स थी कि मैं आज अखिलेश जी के साथ प्राउडली काम कर रहा हूँ। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका दोनों सपना पूरा हुआ है। समाज सेवा के भाव से आप उतरे जी। आपने चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर के नाम से 2010 में अपना एक हॉस्पिटल भी खोला जो काफ़ी अच्छा चल रहा है लखनऊ में। इसके तहत क्या क्या काम किया गया है बच्चों के लिए? आपने काफ़ी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने काफ़ी सेवाएँ भी दी हैं इसको लेकर। देखिए, ऐसा है कि हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम लोग को ये ज़रूर समझना चाहिए कि जो एक मिडिल और लोअर क्लास की प्रॉब्लम क्या है। आज भी इंडिया हेल्थ फैसिलिटीज़ में एक्सेसिबल कैसे होती है और कितनी मुश्किल से लोग पहुंच पाते हैं डॉक्टर अस्पताल में, ये एक बहुत बड़ी बेसिक ज़रूरत है। हम लोगों ने कोरोना में देखा कि इस तरीके से सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हुई। मेरे पिताजी ने पहले भी कहते थे कि गिविंग बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट रखना, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं डॉक्टर बना, विदेशों में जाके पढ़ा या फिर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बना, इसमें कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स का पैसा था और उनकी मदद से ही मैं एक डॉक्टर बन पाया, चिकित्सक बन पाया। तो सन 2010 से मैंने इस चिकित्सालय को बनाया और उसमें एक ऐसा प्रोविज़न किया कि महीने की 20 तारीख को, ये 14 साल लगभग हो गए हैं, हर महीने की 20 तारीख को मैं फ्री OPD करता हूँ। फ्री में बच्चों को देखता हूँ, उनको दवाइयाँ देता हूँ, जो सुविधाएं हो सकती हैं, जो हमारे पास दवाइयाँ आ सकती हैं सैंपल्स के फॉर्म में या फिर और तरीके से, हम उसको अरेंज करके देते हैं, जिससे समाज के उस कमज़ोर तबके को ये एहसास हो जाए कि बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे कोई मुर्दा दिल डॉक्टर नहीं बैठे हुए, वहाँ पे उनके लिए भी कोई बैठा हुआ है। तो ये हम लोग काम पिछले 14-15 सालों से कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है फ्री निःशुल्क कैंप जाके मलिन बस्तियों में करते हैं। कोविड के समय से में ऑक्सीजन का वितरण करना, ये हम लोग एक बड़ा काम उन्होंने किया। और मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ कि मेरा जो स्टाफ पिछले 2010 में था, आज मेरे साथ 2024 में मेरे साथ में थे और उसी लगन से वो मुझे हौसला अफजाई कर रहा है और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो ये बिल्कुल आपसी बात है, और इसके थ्रू मैं सोसाइटी को कैसे बदल सकता हूँ, ये सपना मुझे अखिलेश जी ने दिखलाया, और आज इसके बदलाव के लिए मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। क्या श्रेय देना चाहेंगे अखिलेश यादव जी को? सोसाइटी बदलने में काफ़ी मदद की होगी उन्होंने, हर मुमकिन हेल्प की रही होगी आपकी उन्होंने। देखिए, एक बात बहुत कटु सत्य है कि जब आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपके पास पावर होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो पावर अभी हमारी सरकार में नहीं है। 2018 से मैंने ज्वाइन किया और आज 2024 है, सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन हाँ, एक सपना, एक विजन और अपनी बात को रखने का एक उचित माध्यम जो माननीय अखिलेश यादव ने हमको दिया है, उसकी वजह से आज देश विदेश के चैनल्स हों, चाहे मीडिया अखबार हों, चाहे किताब हो, चाहे इंटरव्यू आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से ही मिलता है कि कम से कम अपनी बात को साफगोई से रख सके और हम समझ सके कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में क्या अंतर है। जैसे कि अभी आपने बोला विपक्ष को लेकर के थोड़ा सा चुनाव का माहौल है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देते हैं कि जिस तरीके से अलायंस टूट रहा है और अभी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से टूट चुके हैं, उनकी पार्टी में कोई अपना रह नहीं गया है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए अब कोई भी नहीं है, लेकिन सेम टाइम पे सपा ऐसी है जिसको एक टफ कॉम्पिटिटर भी माना जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसे सब शब्दों से कि कोई है नहीं और तीसरी बार और हैट्रिक। अगर इन सब नारों में इतना ही दम होता जैसा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी कई चैनल्स में बोल चुका हूं कि जो 400 पार का नारा है ये मनोवैज्ञानिक दबाव के अलावा और कुछ नहीं है। याद कीजिए 3-4 महीने पहले की बात है, ऑर्गेनाइजर एक किताब निकलती है आरएसएस की, संघ की, उसने साफ साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे और राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ 2024 में नहीं मिलने वाला है। और ये ऑर्गेनाइजर में छपी हुई चीज है और जहां तक मैं मानता हूं वो चीजें बड़े ऑथेंटिक लिखते हैं, तो उसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को है। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि 400 के पार, अगर 400 के पार आप आ ही रहे हो और समाजवादी पार्टी खत्म ही हो रही है तो फिर जयंत चौधरी को तोड़ने की क्या जरूरत थी? भाई जयंत चौधरी तो हमारे साथ चुनाव लड़ चुके थे 22 में, आपको क्या नुकसान बता रहे थे? अगर आप 400 के पार आ ही रहे हो तो हारे हुए कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को फिर से एमएलसी बनाना, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जगह खा गए, और फिर से मंत्री बनाना क्या जरूरत थी? अगर आप 400 पार आ ही रहे हो तो वो व्यक्ति जिसको आप कहते हो कि दिन भर गाली देता है, सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर जी, जो दिन भर योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री मोदी को क्या क्या नहीं कहे, उसको वापस अपनी गोद में बैठा के उसको फिर से मंत्री बनाना। अगर आप 400 के पार आ ही रहे हो तो नीतीश कुमार, जिसको आप कहते नहीं बरते कि आप कब पलट जाएं, आपका भरोसा नहीं, आपके लिए दरवाजे बंद हैं, आपको सारी जुगत लगा के क्यों लानी पड़ी? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही कहे पे वो उल्टा खा गई है। हमें इस बात का तकलीफ है कि इस पूरी तंत्र में मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका साथी बन के चल रहा है। मीडिया का काम होता था इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में कि वो जाके अपनी बातों को रखे और सत्ताधारियों से वो सवाल पूछे जो उनको चुभे। उलट अलग हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे तो मीडिया कह रही 400 क्यों, आप 500 पार करेंगे। चरण वंदन की स्थिति ये हो गई है कि सवाल सत्ताधारी से नहीं, सवाल विपक्षियों से पूछा जा रहा है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 47 सीट 2017 में समाजवादी पार्टी के पास थी, 2022 में समाजवादी पार्टी के पास 111 सीटें हैं अपने दम पे। हमारे पास परसेंटेज 32% के ऊपर का हमारा वोटर परसेंटेज है और भारतीय जनता पार्टी को हो रही कि हम कम हो रहे हैं। 10% की छलांग हमने लगाई, वो कह रहे हैं हम। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं